नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, नई शिक्षा नीति से संबंधित एक जानकारी आ रही है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कल यानी बुधवार 29 जुलाई 2020 को जारी कर दिया गया। इसका पूरा ड्राफ्ट मसौदा जारी कर दिया गया है। दोस्तों, तो नई शिक्षा नीति से संबंधित हमने कुछ ऐतिहासिक पहलू को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक पहलू के साथ साथ इससे पूर्व शिक्षा नीति क्या थी और वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में शिक्षा का विकास, तो भारत में जो शिक्षा का विकास है उसकी शुरुआत जो है आधुनिक तरीके से अंग्रेज़ों के समय में शुरू होता है। अगर देखा जाए तो भारत में जो शिक्षा की शुरुआत की बात है तो सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की गई। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग द्वारा। यानी वारेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसके बाद 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। अगर हम शिक्षा की बात करें तो विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल महत्वपूर्ण होगा और इसकी स्थापना 1784 में कलकत्ता यानी बंगाल में स्थापित किया गया। तो इसलिए विलियम जोन्स को फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन्होंने आधुनिक शिक्षा और रिसर्च के बारे में शुरुआत की। इसके बाद कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में ही वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था और ईसाई मिशनरियों का भी हमारे शिक्षा में काफ़ी योगदान रहा। तो उस प्रकार से चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 में कलकत्ता में की गई। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए बजट की व्यवस्था की गई और राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता में की गई। इसके अलावा शिक्षा पर कई प्रयास किए गए जिसमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में आई थी जिसमें इन्होंने पश्चात शिक्षा की वकालत की, उसकी हम बात की थी। इसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड का शिक्षा का डिस्पैच आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें 100 अनुच्छेद थे और शिक्षा के बारे में काफ़ी इसमें सुधार किए गए। इसके बाद हंटर कमीशन 1882-83 में W हंटर द्वारा आया था और ये शिक्षा के क्षेत्र में इस कमीशन का भी काफ़ी योगदान माना जाता है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना फिर 1987 में की गई थी। तो उस समय वायसराय कर्जन मैकाले ने इसकी विश्वविद्यालय स्थापना की आलोचना की थी। इसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था टॉमस रैले की अध्यक्षता में। इसके बाद 1913 में शिक्षा का प्रस्ताव आया था और इसके बाद सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 में लाया गया और इसमें विश्वविद्यालय से संबंधित कई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। जैसे 1916 में BHU, 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय और 1921 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में, आगरा 1927 में और केरल विश्वविद्यालय 37 में, सागर विश्वविद्यालय 46 में इत्यादि जो है विश्वविद्यालय नए स्थापित किए गए। इसके बाद हर्टोग समिति 1929 में आई थी जो शिक्षा के विकास की बात की थी। इसके बाद वर्धा योजना यानी मूल शिक्षा की वर्धा योजना जो है आई थी 1935 में। इस राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद शिक्षा की सर्जेंट योजना 1944 में आई थी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा और इसके बाद राधा कृष्ण आयोग 1948 से 49 में आया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का गठन
1954 के आसपास किया गया, यूजीसी, जिसे 1956 में संसद द्वारा मंजूरी मिली। इसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 में आया, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। भारत की पहली शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1968 में आई, जो कि कोठारी आयोग की सिफारिश पर आई थी, जिसमें जो है शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्रीय आय के 6% व्यय की बात की गई, कृषि विकास की बात की गई, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान की बात की गई, त्रिभाषा फार्मूला जैसी बातों को किया गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शिक्षा नीति हमारा 1968 प्रमुख शिक्षा नीति होती है, जिसमें कुछ कदम उठाए गए। और इसके बाद फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आती है। कब आती है दोस्तों? 1986। ये काफ़ी वर्षों तक चलती है और इसका टाइम होता है, इसका समय होता है 1986 की जो शिक्षा नीति है, इसका जो है ये लगभग 34 वर्ष चलती है, 1986 से 2020 तक। तो 2000 जो नई शिक्षा नीति 1986 आती है, उसमें राष्ट्रीय साक्षरता दर को बढ़ाए रखना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाना, उच्च शिक्षा में सुधार लाना, शिक्षा का सामाजिकरण करना जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान दिया गया था। दोस्तों, अब ये मैंने एक छोटा सा इतिहास आपके सामने प्रस्तुत किया, इसे आप पॉज करके अपना नोट कर सकते हैं, इसको जो है देख सकते हैं। अगर हम इतिहास पर जाएं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप सब लोग स्क्रीन पर दिए गए संक्षिप्त विवरण को देख लेंगे, जिसमें लिखा है स्थानीय शिक्षा का विकास किस किस क्रम में किया गया। तो ये नई, और इसमें नवीन शिक्षा नीति 1986 के भी कुछ प्रावधान आपके सामने हैं। तो आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और इस प्रकार से नवीनतम सामान्य ज्ञान आधारित सामान्य अध्ययन का अध्ययन करें, उसका लाभ करें और अपनी परीक्षाओं में लाभ करें। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं अगले बिंदु पर, जो कि नई शिक्षा नीति आई है, उस मसौदे पर चर्चा करते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, मोदी सरकार द्वारा जो लाया गया है, वो बुधवार को यानी 29 जुलाई 2020 को ये फॉर्मेट पूरा आ गया। इसमें 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म करके नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा का नया ढांचा लाया गया है। 5+3+3+4 फार्मूला होगा, 10+2 फार्मूला अब नहीं होगा, और ये 2030 तक इसे लगभग जो है कर लेना है। तो इसमें जो दिया गया है शिक्षा नीति यानी सेकेंडरी स्टेज, तो कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा, विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। अब जो पहले साइंस, मानविकी और कॉमर्स के अलग अलग होते थे, तो एक कॉमर्स का विद्यार्थी भी अब इतिहास ले सकता है, साइंस का विद्यार्थी भी जो है अब भूगोल या अन्य मानविकी ह्यूमैनिटी विषय को ले सकता है, या आर्ट्स का विद्यार्थी भी साइंस के बारे में पढ़ाई कर सकता है। तो पहले जो है शिक्षा का जो पोजीशन था वो अलग प्रकार का था। तो ये जो पूरा रिपोर्ट आया, इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाई गई थी, वो है। दोस्तों, आगे दिया हुआ है कि 10+2 सिस्टम की जगह पे ये सिस्टम होगा। इसमें विस्तृत रूप से दे रहा है कि छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी, जो इस प्रकार से हैं। तो 5वीं तक की पढ़ाई जो है मातृभाषा में होगी, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दुनिया में मान्य प्रणाली अपनाई गई है, यानी ये जो नई शिक्षा नीति है वो जो है दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। अब नई शिक्षा 2020 में यूजीसी, आईसीटी, एनसीटी का युग खत्म। अब उस शिक्षा के लिए एक रेगुलेटर बॉडी बनेगी, यानी एक तरह से हेरा या हायर एजुकेशन से संबंधित एक नई बॉडी बनेगी। तो जब आएगी उसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें फाउंडेशन स्टेज पर क्या होगा, इसमें वही है, पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया फार्मूला पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। तो प्री स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, फिर प्री स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, मिडिल में 6 से 8 आएगा। प्रीपरेटरी स्टेज में जो है 5 तक के विद्यार्थी होंगे। तो यानी फाउंडेशन, प्रिपरेटरीज
और मिडिल स्टेज यानी 6 से 8 फिर, और ये सारी परीक्षाएं 8 भाषाओं में दी जाएगी। और राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम 2015 के ये 15 वर्षों की ये शिक्षा हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोर्ड की परीक्षाओं का झंझट खत्म होगा, साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी और इसके लिए महत्वपूर्ण जो है बच्चों के साल भर पढ़ना होगा। केवल बोर्ड का जो दबाव प्रेशर होता था वो खत्म करके संपूर्ण वर्ष की पढ़ाई का जो को समाहित किया गया है, और इस पढ़ाई में उन्हें कुछ अनुभव ज्ञान व्यवहारिक चीज़ों को सिखाया जाएगा, व्यवहारिक चीज़ तर्कसंगत शिक्षा की जाएगी। उनके किताबी बोझ को, किताबी ज्ञान को, रट्टू ज्ञान को कम किया जाएगा। इस प्रकार से शिक्षा को एकदम एक आधुनिक तरीके से लाया जाएगा और इसके लिए पूरा मसौदा NCERT द्वारा और CBSE द्वारा तय किया जाएगा, यानी इसमें NCERT का योगदान बहुत हो जाएगा। तो अगर अपने भारत सरकार का जो प्रमुख एजेंसी है PIB, जो PIB यानी भारत सरकार द्वारा जो भी प्रेस रिलीज होता है, नोटिस होता है, वो जारी किए जाते हैं। तो उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें आई हैं सामने उभर कर, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, किसी भी अभी होने वाली परीक्षाओं में कहीं न कहीं ये सवाल किसी न किसी रूप में पूछे जा सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्री के लिए भी है और मुख्य परीक्षा के लिए भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करो या वर्णन करो। तो इसको सबसे पहले क्रम से हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है PIB द्वारा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसमें परामर्श लगभग जो है 2.5 लाख गाँव से, 66,000 ब्लॉकों से और 676 जिलों से प्राप्त हुए 2 लाख लोगों का सुझाव लिया गया। तो एक पहला डेटा है। दूसरा, HRD द्वारा जनवरी 2015 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श की प्रक्रिया शुरू की, यानी इसकी प्रक्रिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी की प्रक्रिया 2015 से ही चल रही है। दोस्तों, एक बात और बता दें आपको कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बजाय पे नई शिक्षा नीति में इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति गठित की गई थी। स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यन ये पहले कैबिनेट सचिव थे। तो यानी शिक्षा नीति के लिए एक कमेटी पहले बनाई गई थी, जो बेचारे अभी जिंदा नहीं हैं। उन्होंने एक ड्राफ्टिंग बनाया था, TSR सुब्रमण्यम। इसके बाद जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा समिति बनाया गया। लगभग इसमें 9 सदस्य टोटल थे। तो 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री को उन्होंने पूरा मसौदा प्रस्तुत किया। यानी शुरुआती जो समिति बनाई गई ड्राफ्टिंग के लिए वो बनाई गई थी TSR सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में, लेकिन जो उनकी द्वारा पेश किए गए मसौदे थे, उस मसौदे के आधार पर नई शिक्षा नीति के लिए जो मूल कमेटी बनाई गई वो कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई, जिसने 2019 यानी मई 2019 को अपने रिपोर्ट को HRD मंत्रालय को सौंप दिया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कि मसौदा जब HRD की वेबसाइट पर आ गया, अपलोड किया गया, तो उसके कई टिप्पणी और उस पर कई कमेंट हुए, उसको सबको सामने रखा गया, सलाह समीक्षा की बात की गई और नरेंद्र मोदी जी द्वारा फिर 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा को मंजूरी दे दी गई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी बातें सबके सामने रखी गई। रमेश पोखरियाल निशंक जी इस समय HRD मिनिस्टर हैं, अब वो एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो 34 साल पुरानी 1986 की जगह लेगा। यानी 1986 से पहले जो शिक्षा नीति चल रही थी, 1986 की शिक्षा नीति चल रही थी, यानी 34 साल पुरानी इस शिक्षा नीति 86 को समाप्त करके नई शिक्षा नीति आएगी। अब इसमें योगदान जो इससे पहले मैंने बताया कि कोठारी शिक्षा आयोग में 1964-65 में ही ये कहा गया था कि हमारी GDP का 6% जो है शिक्षा में खर्च होना चाहिए। इस बात का इन्होंने अपने रिपोर्ट में इस बात को इन्होंने रखा है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षा पर 4.43% ही खर्च GDP का हमारे शिक्षा पे
किया जाता है। यानी शिक्षा पर व्यय पहले से ही 6% करने की बात कोठारी से आयोग 64 में ही की गई थी, जो कि अब नई शिक्षा नीति का भी हिस्सा है। चलिए, इसीलिए मैंने दोस्तों इतिहास पहले बता दिया कि हमारा पहला इतिहास क्या रहा है। अच्छा, यह नई शिक्षा नीति सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030 के अनुकूल होगा। यानी ये 2030 तक जो है धीरे धीरे इसको लागू करना है, तुरंत से लागू नहीं हो पाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री से माध्यमिक सबके लिए एक समान पहुंच होगी, सबके लिए लाभदायक होगी और 2 करोड़ बच्चों को इसमें जोड़ा जाएगा। और 10+2 की जगह 5-3-3+4 का फार्मूला होगा, जिसमें 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चे शामिल होंगे। तो इसमें 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिससे विश्व स्तर के मानसिक बच्चों का विकास किया जाए। इसके बाद नई प्रणाली में 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग जिसे कहते हैं, फिर 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, फिर NCERT 8 वर्षों तक आयु के बचपन के लिए बच्चों को शिक्षा का पाठ्यक्रम विकसित करेगी। अगर इसके और भी बिंदु को देखें तो इस नीति में कम से कम 5 तक इस नीति में ग्रेड 5 तक अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक उसे जो है 5 और 8 तक लगभग जो है भाषा जो होगी 5 क्लास 5 तक और 8 साल तक उम्र के बच्चों को मातृभाषा में दी जाएगी। और विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत ये जो पहल है, याद करिएगा, स्लोगन पूछ सकता है, 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर आनंददायक परियोजना में भाग लेना होगा। यानी बच्चों को क्रिएटिव परियोजनाओं से भी जोड़ा जाएगा ताकि उनके अंदर व्यवहारिक शिक्षा और ज्ञान बढ़े। पहली और दूसरी कक्षा भाषा गणित पर काम करने पर जोर देने की बात शिक्षा में दी गई। दोस्तों, ये देखा गया है कि हमारे यहाँ गणित और भाषा का ज्ञान जो है बच्चों में थोड़ा कम हुआ है। चलिए, इसके अलावा जो है भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह, मेला जैसे जो है पुस्तकालय, जीवंत कहानियाँ, इस सारी चीज़ें को द्वारा इसको जो है इस मिशन को, नई शिक्षा नीति को जो है कामयाब और व्यवहारिक बनाया जाएगा। तो प्रमुख तथ्य कुछ और भी बता दें तो इसमें प्रमुख तथ्यों में याद रखिए दोस्तों, इसमें जो पढ़ाई का जो स्तर है उस लेयर को जो है बदला गया है। जो पहले 10+2 ढांचा था, उस ढांचे की जगह पर 5+3+3+4 का जो है फार्मूला लागू होगा। इसमें जो है अगर किसी भी बच्चे का 1 साल का ग्रेजुएशन में मान लीजिए 1 वर्ष का है, 1 साल का अगर उसका कोर्स छूटता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कोर्स सर्टिफिकेट। अगर उसका जो है 2 साल का कोर्स पूरा हो जाता है ग्रेजुएशन का तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल का होगा तो डिग्री दिया जाएगा, और 4 वर्ष का होगा तो उसमें उसके व्यवहारिक यानी उसका 1 साल का इंटर्नशिप भी शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों नई शिक्षा नीति का जो मसौदा आया है, इसमें शुरुआत में हमने कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को क्रम से आपके सामने प्रस्तुत किया, और जब आधुनिक भारत की क्लास होगी तो उसमें हम शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का क्रम विस्तृत रूप में देखेंगे। यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप से शिक्षा के ऐतिहासिक पहलू को देखा, और इससे पहले जो शिक्षा नीति 86 थी उसको देखा, पहली शिक्षा नीति जो थी कोठारी आयोग की सिफारिश पर उसको देखा, प्लस जो नई शिक्षा नीति आई उसका तारीख, उसकी समिति और उसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव किए उसको देखा। दोस्तों, और भी नई शिक्षा नीति पर जो महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे सामने, उनकी समीक्षा करके आपके सामने हम रखेंगे। तो इस प्रकार से आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल द्वारा नियमित रूप से आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह से कार्यक्रम और कोर्स चलाए जाएंगे। आप लोग आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल से जुड़ करके अपने इस ज्ञान